बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भाई? ये देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पीछे जो सा पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सा वो टेम्परेचर पर ही क्यों डिपेंड करता है, वो प्रेशर पर क्यों नहीं डिपेंड करता। ठीक है ना। अब साफ सीधी सी बात है कि टेम्परेचर पर ही क्यों डिपेंड करता है, वो रिएक्शन के अंदर यूं का टेम्परेचर ही लाए कर रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये जब दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हीट रिलीज़ होती है। ये देखें, हीट रिलीज़ होती है। जब सिस्टम से हीट रिलीज़ होगी तो वो पूरा सिस्टम जो सा होगा वो गर्म हो जाएगा। ऐसा ही है कि जैसे आप एक गर्म पानी लें, गर्म पानी को उबालते हैं तो उससे जो सा धुआं सा निकलता है, वो क्या हो रहा है, वो हीट खारिज हो रही है। हीट बढ़ गई है ना पानी के अंदर, वो वेपर्स में तब्दील हो रहा है। और वेपर जो उनसे होते हैं वो हीट को यहाँ से पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ओके, अगर आप हीट देते हैं तो ये जो उनसे वेपर्स हैं ऊपर उठते हैं, ये ऊपर गर्माइश होती है, पूरा सिस्टम ये ऊपर जो उनसा है गर्म हो जाता है। सिस्टम ये यहाँ से भी गर्म हो जाता है सारा। और यहाँ पर जब आप ये वाटर वेपर्स के ऊपर हाथ रखेंगे तो तब भी आपको गर्माइश महसूस होगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है ना। जब एनर्जी, आपको पता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी ना। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सा स्ट्रक्चर है, उसमें जो सा कार्बन होता है इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाया होता है, और फिर उसके बाद इसने, इन दोनों ऑक्सीजन ने इस कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के जब बॉन्ड बनते हैं ना, ये बॉन्ड जब बन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है ना। एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी जो सी होती है ना, ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो Kc की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना। और फिर रिवर्स रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये साफ सीधी सी बात है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर रिएक्टेंट्स हीट को खारिज करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ज़रिए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो सी प्रोडक्ट होगी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी इन्वायरमेंट से। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होगा, वो प्रोडक्ट जो सी है वो रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए एक चीज़ बन रही है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं दोबारा से। ठीक है ना। पहले इन्होंने एनर्जी खारिज की थी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने तो एनर्जी खारिज की थी। कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, वो करेगा जी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पहले तो एनर्जी खारिज हो गई है ना। अब वो उस लेवल तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कि जिस लेवल तक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। ठीक है ना। इसलिए ये रिवर्स रिएक्शन जो सा होगा वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने पहले हीट को रिलीज़ किया था। क्या बनाने के लिए? कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनाने के लिए। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हीट ऑलवेज रिलीज़। ठीक है ना। अब उसके बाद चूँकि हीट रिलीज़ हुई थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सी पावर है वो इससे क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, इससे कम होगी। इसलिए ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करता है। एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की पावर्स के साथ मैच कर सके। ठीक है ना। फिर इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हीट को एब्जॉर्ब की, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। सिस्टम टेम्परेचर जो उनसे होगा, वो सिस्टम का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर के कम होने से Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी।
सर ये कैसे पता चला कि केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बेटा ये फार्मूले से, ये वाला फार्मूला है, ये याद रख लेना। ये आपकी नॉलेज के लिए बातें हैं, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है 10th क्लास की, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों टेम्परेचर कम होने से कि क्यों टेम्परेचर केसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये देखें, केसी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एक्सप्रेशन डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी ओवर आर टी, ठीक है ना। आर क्या है? ये गैस कांस्टेंट है, एक गैशियस कांस्टेंट है, ये हम गैशियस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट है क्योंकि गैस जोन सी होती है वो हम सिलेंडर में जोन सा गैस सिस्टम है, सिस्टम में गैस तो सेम ही रखते हैं ना, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। गैस जोन सी है वो सेम ही रहेगी ना सिस्टम में, क्लोज्ड सिस्टम में। मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ, या आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये एक बंद फ्लास्क में होता है, ठीक है ना। बंद फ्लास्क में होता है ये रिएक्शन, ये बंद फ्लास्क में होता है। अब उस फ्लास्क में जोन सी ये गैसेज हैं ये सेम ही रहेंगी ना, कि ये भी बाहर निकल जाएंगी, इनकी कंसनट्रेशन चेंज रहेगी? नहीं, ये कंसनट्रेशन नहीं चेंज होंगी, जिसकी वजह से गैशियस कांस्टेंट ये आर जोन सा ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ये रिएक्शन बंद फ्लास्क में हो रहा है तो गैसेस बाहर थोड़ी निकल रही हैं फ्लास्क में से, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये आर जोन सा ये कांस्टेंट है, और ये जोन सा डेल्टा जी है, डेल्टा जी क्या है? ये केमिकल कंसनट्रेशंस हैं, इनके केमिकल की कंसनट्रेशंस हैं कि वो जो उनसे वो रिएक्शन मिक्सचर में जो उनसे केमिकल्स हैं उनकी कंसनट्रेशंस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना। ये इनकी कंसनट्रेशन को, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और HI की, ठीक है। और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ये देखें, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है केसी। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और केसी जो सा ये कम हो जाएगा, यानी कि इस फार्मूले से हमें अंदाज़ा मिल रहा है कि केसी जो सा है वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी कम हो जाएगा, और जैसे ही केसी इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी केसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जबकि डेल्टा जी क्या है? ये केमिकल कंसनट्रेशंस हैं, इनकी प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल देमसेल्व्स, जो केमिकल्स, ठीक है ना, इनके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है ये डेल्टा जी, ठीक है। समझ आ गई आपको? इस एक्सप्रेशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केसी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे केसी की वैल्यू बढ़ाएंगे और टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आपको मैंने बता दिया तफसील के साथ टेम्परेचर जो सा है वो बढ़ता कब है, टेम्परेचर जो सा है वो कम कब होता है। इस एक्सप्रेशन के ज़रिए मैंने प्रूफ भी कर दिया है, दिखा भी दी है। इसकी जो सी प्रूव है, इसकी जो सी प्रूव है कि कैसे प्रूव हो सकती है ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी। अब इस एक्सप्रेशन में प्रेशर तो दिखाई नहीं दे रहा, ना ही प्रेशर प्रेजेंट है। प्रेशर प्रेजेंट ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सा केसी है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन में प्रेशर नहीं ना आ रहा, टेम्परेचर आ रहा है, प्रेशर का नामो निशान नहीं है बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता केसी। ओके, समझ आ गई? ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। पार्ट 2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।